की वो बाढ़ जो पहाड़ से उतरी और सैकड़ों जिंदगियां बहा ले गई। एक सवाल, अगर किसी शहर में बाढ़ आने से पहले पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे तो लोगों के पास अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पहुंचने का कुछ वक्त होता है। लेकिन सोचिए, अगर पानी अचानक पहाड़ के ऊपर से टूटकर नीचे आए, अगर आपके पास भागने के लिए सिर्फ कुछ मिनट हो और अगर उस पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि चट्टानें, मिट्टी, पेड़ और भारी मलबा भी बहकर आ रहा है तो क्या हो? नेपाल में 26 अगस्त की सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। नेपाल के रासुआ इलाके के भोटे कोसी नदी अचानक उफन पड़ी। देखते ही देखते सड़कें पानी में समाने लगी, पुल मलबे में दबने लगे, इमारतें कीचड़ और बेविस की चपेट में आ गई और कई लोग लापता। लेकिन इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए सिर्फ तबाही की तस्वीरें देखना काफी नहीं, हमें उस पहाड़ तक जाना होगा जहां से इस तबाही की शुरुआत। आखिर हिमालय में ऐसा क्या हुआ कि पानी और मलबा मौत बनकर पीछे, और क्या इस खतरे की चेतावनी पहले मिल सकती थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए शुरू करते हैं नेपाल की इस त्रासदी की पूरी कहानी। 26 अगस्त की सुबह रासुआ जिले में दिन की शुरुआत सामान्य थी। नेपाल चीन सीमा के पास टिमुरे और रसुआगढ़ी का इलाका, पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र सिर्फ भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि व्यापार, पर्यटन और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भी अहम रास्ता। सुबह करीब 9 बजे तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा, लेकिन इसके बाद भोटे कोसी नदी का बहाव अचानक तेज होने लगा। पहले पानी बढ़ा, फिर उसके साथ मलबा आने लगा और कुछ ही देर में नदी ने अपना पूरा रूप बदल लिया। किनारे खड़े वाहन बहने लगे, सड़कें टूटने लगी, पुलों का दबाव बढ़ा और देखते ही देखते कई जगहों का पूरा लैंडस्केप बदल गया। जो रास्ते कुछ मिनट पहले लोगों और वाहनों से भरे थे, वहां अब सिर्फ पानी, पत्थर और मलबा। नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इसका असर सिर्फ रासुआ तक सीमित नहीं रहा। नदी जिस दिशा में आगे बढ़ी, तबाही भी उसी दिशा में फैलती चली गई। और यहीं से इस कहानी का सबसे अहम सवाल सामने आता है, कितना पानी और इतना मलबा आखिर आया कहां से? शुरुआती घंटों में इस घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं सामने आई। अर्थक्वेक की चर्चा हुई, ग्लेशियर लेक ब्रस्ट की बात, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक आकलन सामने आया, तस्वीर ज्यादा जटिल नजर आने लगी। यूएसजीएस के आकलन के मुताबिक इस तबाही का संबंध जैसे पोलिस्टिस और बैरिस फ्लो जैसी प्रतिक्रिया से जुड़ा हो सकता है। यानी हिमालय के ऊपरी हिस्से में बर्फ, चट्टान और मलबे का एक बड़ा मास नीचे की तरफ आया और इसने पानी तथा बैरिस फ्लो को अचानक बेहद शक्तिशाली बना। यही सर्द पहाड़ से नीचे नदी के रास्ते तेजी से बढ़ता चला। हालांकि यहाँ पत्रकारिता की एक जरूरी सावधानी, इस घटना को जल्दबाजी में सिर्फ ग्लेशियर लेक ब्रस्ट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्साइट मैकेनिज्म अभी भी वैज्ञानिक जांच का विषय है। इसलिए फिलहाल इसे हिमालय क्षेत्र में आइस रॉक कोलैप्स और बैरिस फ्लो से जुड़ी अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के तौर पर समझना जानना सही है। और जब पानी अपने साथ पहाड़ का मलबा लेकर नीचे आता है तो तबाही सिर्फ पानी से नहीं होती, असल विनाश उस मलबे की ताकत से होता है। एक तरफ खड़ी पहाड़ी ढलान, दूसरी तरफ नदी और इनके बीच से गुजरता हुआ पानी, जिसमें मिट्टी, चट्टानें, पेड़ और भारी मलबा शामिल हो। यही वजह है कि इस घटना ने सामान्य बाढ़ से कहीं ज्यादा, सड़कें बह गई, मोटर योग्य पुल टूट गए, सस्पेंशन ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए और कई इलाकों कम्युनिकेशन नेटवर्क तक बाधित हो गया। 26 अगस्त की शुरुआती रिपोर्ट में करीब 40 किलोमीटर सड़क और कई ब्रिज को नुकसान की जानकारी सामने आ गई। लेकिन प्राकृतिक आपदा में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का टूटना नहीं होती, मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के टूटने से राहत और बचाव का रास्ता भी बंद हो जाए। नेपाल में ठीक यही हुआ। रेस्क्यू टीम्स को सिर्फ लोगों की तलाश नहीं करनी थी, उन्हें उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता भी तलाशना था। और
इसी बीच सामने आने लगी इस आपदा की सबसे दर्दनाक कहानी, लापता लोगों की कहानी। कि हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं नेपाल के इतिहास की। किसी परिवार को फोन नहीं मिल रहा था, किसी को अपने रिश्तेदार की आखिरी लोकेशन नहीं पता, कहीं किसी की गाड़ी मिली लेकिन उसमें बैठा इंसान नहीं। 27 अगस्त की सुबह नेपाल पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 826 लोग लापता यानी अनट्रैक्ड थे। इनमें सिक्योरिटी पर्सनल और स्थानीय निवासी और टूरिस्ट शामिल थे। नेपाल पुलिस के बुलेटिन के अनुसार 589 टूरिस्ट भी अनअकाउंटेड थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में दर्ज 826 की संख्या असल में 826 परिवारों की कहानी है। किसी माँ की नजर फोन पर है, किसी भाई को अस्पताल में अपने रिश्तेदार की तलाश है, और किसी पिता को उम्मीद है कि शायद अगली हेलीकॉप्टर फ्लाइट के साथ उसका अपना लौट आए। और दूसरी तरफ जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा था। 26 अगस्त को 22 मौतों की पुष्टि हुई। कुछ ही घंटों बाद यह संख्या 95 तक पहुंच गई। 27 अगस्त की सुबह नेपाल पुलिस ने 165 शव बरामद होने की जानकारी दी और 27 अगस्त दोपहर 1:30 नेपाल पुलिस के ऑफिशियल अपडेट में 270 मौतें दर्ज की गई। लेकिन यह आंकड़ा अंतिम नहीं था, क्योंकि सर्च और रिकवरी ऑपरेशन अभी जारी था। कई शव अलग अलग डाउनटाउन जिले में मिले, इसीलिए आंकड़े लगातार बदल रहे थे। और यही वह बिंदु था जहां यह साफ हो गया था कि तबाही उस जगह से कहीं आगे बढ़ चुकी थी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। भोटेकोसी से निकला पानी और मलबा डाउन स्ट्रीम रिवर कॉरियर में आगे बढ़ता गया। रासुआ में नुवाकोट, धागिंज, गोरखा, चितवन और दूसरे जिलों तक इसका असर दिखाई दिया। नेपाल पुलिस के ऑफिशियल अपडेट में अगर अलग अलग जिले से बरामद शवों का विवरण सामने आया, यानी जो आपदा पहाड़ों से शुरू हुई थी वह नदी के रास्ते कई जिलों की ट्रेजेडी बन गई। यही फ्लैश रोड की सबसे खतरनाक विशेषता है। आपदा जहां शुरू होती है, जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा नुकसान वही हो। कई बार पानी और मलबा नीचे की तरफ बढ़ते हुए उन इलाकों तक पहुंच जाता है जहां लोगों को खतरे का अंदाजा तक नहीं। और ऐसे वक्त में हर चीज एक दूसरे से जुड़ जाती है। सड़क टूटे तो रेस्क्यू कौन करेगा, यह रुकेगा। पुल टूटे तो सिग्नलेशन मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन बंद हो तो वार्निंग और मदद दोनों प्रभावित होगी। यानी प्राकृतिक आपदा कुछ ही मिनटों में एक चैन रिएक्शन पैदा कर सकती। इसी चैन रिएक्शन के बीच अब सबसे बड़ी लड़ाई थी लोगों को बचाने। नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स, स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टर्म्स को प्रभावित इलाकों में लगाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश की। मलबे में सर्वियर और लापता लोगों की तलाश शुरू। जहां सड़कें खत्म हो चुकी थी वहां एशिया रेस्क्यू की सबसे बड़ा सहारा बन गया। लेकिन खराब मौसम, टूटी सड़कें, डैमेज कम्युनिकेशन लाइन और नदी का लगातार खतरा रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना रहे थे। हर गुजरते घंटों के साथ चुनौती बढ़ रही है। और इसी के साथ एक और सवाल सामने खड़ा हो गया, क्या इस आपदा की वार्निंग पहले मिल सकती थी? क्या पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में मॉनिटरिंग सिस्टम पर्याप्त थे? क्या रिवर सेंसर्स काम कर रहे थे? क्या डाउनस्ट्रीम इलाकों तक वार्निंग पहुंची? और अगर वार्निंग मिली भी थी तो लोगों के पास सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए कितना समय था? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए, लेकिन इस घटना से जुड़ी एक चिंताजनक बात सामने आई। ऊपरी भोटेकोसी क्षेत्र में लगे कुछ ऑटोमेटिक फ्लूड मॉनिटरिंग स्टेटिक्स भी बाढ़ की चपेट में आ गए। यानी जिस सिस्टम को खतरे की वार्निंग देने में मदद करनी थी, वही सिस्टम खुद डिजास्टर का शिकार। यही से नेपाल के सबसे बड़ा लेसन निकलता है। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम सिर्फ लगाना काफी नहीं, उसे ऐसी जगह और ऐसे तरीके से तैयार करना होगा कि वह खुद आपदा के बीच भी काम करता रहे। वार्निंग सिर्फ
सेंसर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि कुछ ही मिनटों में गांव तक, परिवार तक और हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिसकी जिंदगी खतरे में। अब बात सिर्फ नेपाल की नहीं रह गई, क्योंकि हिमालय एक साझा पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ ग्लेशियर्स और स्टेप्स, स्लोप्स, लैंडस्लाइड, मानसून रेनफॉल और इन सभी फैक्टर्स का आपस में गहरा संबंध है। इसीलिए सवाल उठता है, क्या हिमालय में आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं? इसका जवाब बिना वैज्ञानिक अध्ययन के सीधे हाँ या ना में देना सही नहीं होगा। हर फ्लूड को क्लाइमेट चेंज का परिणाम घोषित करना भी वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। इस पर्टिकुलर घटना का एग्जैक्ट चेंज अभी भी स्टडी का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि नेपाल जैसे हिमालयन कंट्री को ग्लेशियर रिलेटेड हजार्ड, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स के लिए और मजबूत प्रिपरेशन और पैरेंट्स की जरूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, रियल टाइम रिवर्स मॉनिटरिंग, माउंटेन सर्विलांस और सबसे जरूरी लोगों तक वार्निंग पहुंचने की स्पीड। इसी बीच नेपाल के राहत और बचाव अभियान को सपोर्ट करने के लिए भारत ने भी ह्यूमैनिटेशन और एसिस्टेंस भेजी। भारत की ओर से पहले करीब 10 टन राहत सामग्री और मेडिसिन भेजे जाने की जानकारी सामने है। इसके बाद 27 अगस्त को 37.5 टन की दूसरी खेप भी नेपाल भेजी गई। लेकिन इस वक्त इस कहानी का केंद्र भारत नहीं, केंद्र नेपाल है, क्योंकि नेपाल को अभी अपने लोगों को ढूंढना है, बचाना है और इन इलाकों को फिर से खड़ा करना है, जिन्हें कुछ घंटों में बाढ़ से तबाह कर दिया गया। 26 अगस्त को नेपाल में सिर्फ एक नदी नहीं हुई, एक पूरा इलाका अपनी जगह से हिल गया था। रात हुआ और शुरू हुई तबाही। नदी के साथ आगे बढ़ी और अपने पिछले मलबे को छोड़ मलबा टूटा और सड़कें टूटी और हजारों घर परिवारों बेरोजगार हो गए। जिन लोगों का इंतजार जिनके परिवार आज तक कर रहे, उनका क्या? और जिन परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया, उनका दर्द कितने लोगों और कितने दिनों में कम। यहाँ इस आपदा की असली कहानी है। तो शायद इस कहानी की पूरी घटना से निकलने वाला सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या हम अगली बाढ़ का इंतजार करेंगे या अगली बाढ़ आने से पहले तैयारी करेंगे? क्योंकि पहाड़ कब टूटेगा, नदी कब उठनेगी, ये हमेशा हमारे साथ में नहीं, लेकिन लोगों को कितनी जल्दी चेतावनी मिलेगी, कितनी जल्दी रेस्क्यू पहुंचेगा और कितनी जिंदगियां बचाई जाएगी, ये हमारी प्रिपरेडेंसी का जरूर निर्भर करता है। नेपाल आज एक आपदा से लड़ रहा है, लेकिन यह सिर्फ नेपाल की आज की कहानी नहीं, यह पूरे हिमालय के लिए एक वार्निंग है। और हम इस घटना से जुड़ी हर वेरीफाइड अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लैब। खबर सिर्फ तेज नहीं, खबर की तहत। नमस्कार।